हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लेके आए हैं 12th स्टेट बोर्ड की एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर सेक्शन सी और सेक्शन डी के बारे में हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस सीरीज में हम लोग सबसे पहले रोटेशनल डायनामिक्स ये चैप्टर कंसीडर करने वाले हैं और ऐसे टोटल 16 चैप्टर्स की ये सीरीज बनेगी। अब जो रोटेशनल डायनामिक्स ये हमारा जो पहला चैप्टर है उसके अंदर सेक्शन सी में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन डी के कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है अक्षय पुरम और आज के लेक्चर में विल डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन सी में क्वेश्चन आता है वो हमारे लिए है बैंकिंग ऑफ रोड्स का। अब बैंकिंग ऑफ रोड्स में ये जो बैंकिंग ऑफ रोड्स वाली जो कहानी है इसमें अगर हम बात करें तो यहां पे आपको दिया है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, एंगल ऑफ बैंकिंग मतलब आपको बेसिकली निकालना है, कैसा डेरिवेशन निकालना है जिसके अंदर आपको थीटा की बात की गई है। एंगल ऑफ बैंकिंग मतलब थीटा होता है। ठीक है, व्हेन अ व्हीकल मूव्स अलोंग अ कर्व बैंक रोड निग्लेक्टिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि ऐसी एंगल निकालिए जहां पे मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बैंकिंग ऑफ रोड्स बेसिकली होता क्या है। तो जब गाड़ी बेसिकली किसी टिल्टेड, ठीक है, अगर गाड़ी को हमने मूव करना है, गाड़ी अगर चल रही है और उसको अगर हम लोगों ने क्या कर दिया, वो रोड क्या कर दिया, वो रोड को हमने टिल्ट कर दिया, तो वो बेसिकली एंगल ऑफ बैंकिंग बनता है और जहां पे ये एंगल थीटा फॉर्म होता है। ओके, अब ये जो एंगल थीटा है आपको पूछा गया है कि ये जो एंगल थीटा है वो निकाल के दिखाना है। ठीक है, और हमारी जो गाड़ी है वो इसके ऊपर ऐसी चल रही है। ओके, ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, गाड़ी जो है ना वो ऐसे अंदर जा रही है, मतलब इस बोर्ड के अंदर जा रही है। आप ऐसा फील करो कि ये जो गाड़ी है अंदर बोर्ड्स के अंदर जा रही है। तो ये जो है ये ऐसा टिल्टेड है, ये टिल्ट हो चुका है, यहां पे एंगल एक थीटा बन चुका है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे चेक करना है बच्चों की निग्लेक्टिंग फ्रिक्शन। मतलब हम ऐसा समझ ले कि जो हमारा जो रोड है वो उसमें फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, वो स्मूथ रोड है, एक तरीके से हम ऐसा कंसिडर करके चल रहे हैं। तो यार बेसिकली हमें करना क्या पड़ेगा, हमें यह चेक करना पड़ेगा कि इसके ऊपर लगने वाले जो नेट फोर्सेस है, टोटल फोर्सेस है, वो कैसे लग रहे हैं। तो सबसे पहली चीज हम यहां पे एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो कैसा कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा बेटा। ठीक है, जो इसका गाड़ी का वेट होगा और ये जो वेट होगा वो होगा mg। बोले अच्छा ओके। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो किसी भी चीज के ऊपर अगर परपेंडिकुलरली अगर एक फोर्स लगता है तो उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। मतलब यहां पे ये जो रोड है, इस रोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा होगा और ये परपेंडिकुलर फोर्स मेरे लिए कौन है, नॉर्मल है। मतलब सर बहुत बढ़िया। फिर सर गाड़ी क्या कर रही है, गाड़ी ऐसी बाहर की ओर जा रही है। देखो बेटा क्या है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा। मैं बस एक आइडिया दे देता हूं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील कैसे करना, पहचानना कैसे। मान के चलो कि आप एक गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी अचानक से एक टर्न ले रही है। अब टर्न ले रही है तो आपको ऐसा फीलिंग आता है कि आप बाहर की ओर गिरने वाले हो। तो अगर जब आपको यह फीलिंग आई कि आप बाहर की ओर गिरने वाले हो, आउटवर्ड फील हो रहा है कि हम बाहर की ओर गिरने वाले, तो समझ लो बॉस कि वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गया। कौन सा फोर्स लग गया, सेंट्रीफ्यूगल। तो अगर यही कंडीशन यहां चेक करते हैं तो ये गाड़ी भी ऐसी बाहर ऐसी टर्न लेगी। अगर ऐसी टर्न लेगी तो उसे ऐसा लगेगा कि बाहर की ओर गिर रही है। और अगर उसे ऐसा फील हो रहा है कि गाड़ी बाहर की ओर गिर रही है, इसका मतलब इसके ऊपर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा होगा जो कि हमने यहां कंसीडर किया और वो है mv²/r। बोले अच्छा सर अगर ये एंगल थीटा है और अगर ये नॉर्मल है और हमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए तो इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट कुछ ऐसा बनेगा, रिजल्टेंट कंपोनेंट बनेगी, ये आपको पता होगा कि ये कंपोनेंट ऐसा बनेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये एंगल आगे जाके थीटा होगा और बाद में ये एंगल थीटा बन जाएगा। इसका मतलब जहां एंगल थीटा होता है वो बन जाता है n cos थीटा और जहां पे एंगल थीटा नहीं होता वो हमारे लिए बन जाता है n sin थीटा। ठीक है, बस ये एक बार फ्री बॉडी डायग्राम आपको बताने आ गई तो समझ लो आपने हाफ क्वेश्चन तो सॉल्व ही कर लिया। अब आपको यहां पे इस चीज को क्या करना है, केवल बैलेंस करना है और इसी बैलेंसिंग इक्वेशंस को लेके हमें एंगल थीटा को निकालना है। चलिए बहुत बढ़िया। तो हुआ क्या क्या करना पड़ेगा, तो सर यहां पे कौन किसको बैलेंस कर रहा है, अगर मैं यहां पे देखूं सो देयरफॉर n cos थीटा इज बैलेंसिंग mg। लेट अस कंसीडर इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर कौन किसको बैलेंस कर रहा है,
अगर आप देखो तो n sin थीटा, देयरफॉर n sin थीटा इज बैलेंसिंग व्हाट m v स्क्वायर बटे r। बोल दो भाई इक्वेशन नंबर 2। चलो देखो क्या करना है बच्चों, बोर्ड्स में ना हमें थ्योरी भी लिखनी होती है, तो हम ऐसा कुछ लिख देंगे यहाँ पे, कंसीडर अ व्हीकल मूविंग विद अ मास m हैविंग वेलोसिटी v, ऐसा हम लोग लिखेंगे। ये ऑलरेडी आपके नोट्स में आपके पास अवेलेबल हो गए। आप उस थ्योरी के साथ इस डेरिवेशन को करेंगे तो हमें पूरे नंबर मिलेंगे, 3 नंबर। हम तो यहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझ रहे हैं कि यहाँ पे हमें डिराइव क्या करना है, ठीक है। बट जब हम लोग बोर्ड्स में लिखेंगे तो हमें पूरे पॉइंट वाइज लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे n cos थीटा इक्वल्स टू mg मिल गया, n sin थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r मिल गया। यार जब cos और sin दिखता है ना तो दिमाग में आपके डोके में ना एक चीज डाल देना, बोले क्या, बोले जब साइन और कॉस दिखता है ना तो tan बनाने की दिमाग में रखना बात। और tan कब होता है, साइन बाय कॉस अगर बात हो तो tan होता है। तो अगर tan बनाना है तो हम यहां पे लिख देते हैं डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1 वी गेट। बोले अच्छा ओके सर डन। सो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, n sin थीटा अपॉन n cos थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू n sin थीटा के जगह क्या पुट कर दो, एम वी स्क्वायर बटे r अपॉन एम जी। तो m से m कैंसिल हो गया बेटा, m से m मर गया, बचा क्या, ये n से n भी मर गया, बचा क्या, sin थीटा बाय cos थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा। सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। बोले अच्छा ओके। तो अगर ये टर्म हमारे लिए बन गई, सो देयरफॉर थीटा निकालना तो थीटा इज इक्वल्स टू, ये tan इधर शिफ्ट हो जाएगा तो बच जाएगा tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन आर जी। ये हमें निकालना था बच्चों, ठीक है। अब अगर आपने इतना लिख लिए विद डायग्राम तो आपको 2 नंबर तो पक्के हैं, 2 मार्क्स तो 100% 100% पक्के हैं, ठीक है। बट अगर आपको पूरे 3 नंबर चाहिए बच्चों, पूरे 3 मार्क्स चाहिए, सेक्शन सी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर पूरे 3 मार्क्स चाहिए तो आपको इसके साथ क्या इंपॉर्टेंट है, लिखनी पड़ेगी थ्योरी। और थ्योरी हमारे नोट्स में आपके पास अवेलेबल हो गए। आप कोई भी जिनके भी पब्लिकेशंस के आप नोट्स आप क्या बोलते हैं इस्तेमाल करते हो, वो आप लोग वहां से चेक कर लो तो आपको इसकी थ्योरी मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता है। बैंकिंग ऑफ रोड्स में हम बैंकिंग एंगल निकाल रहे हैं जो फ्रिक्शन को निग्लेक्ट करने के बाद। ये क्वेश्चन बहुत ही पैटर्न क्वेश्चन चलता है बच्चों 3 मार्क का, सेक्शन सी में। सेक्शन कौन सा है, सी है। डन, चलो एक बार देख लो इसे। चलो हम लोग एक और क्वेश्चन लेके आते हैं, और इस क्वेश्चन में हम लोग सेक्शन डी की बात करेंगे, और सेम एंगल ऑफ बैंकिंग वाला ही क्वेश्चन है। अब एंगल ऑफ बैंकिंग वाले इस क्वेश्चन में, इसको मैं मिटा दे रहा हूं बच्चों, अब इसी एंगल ऑफ बैंकिंग के इस क्वेश्चन में सेक्शन डी का ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालने के लिए पूछा जाता है। अब ये बेसिकली अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है, तो अगर गाड़ी आप तेजी से भगा रहे बॉस, मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग में अगर आप गाड़ी को एकदम तेजी से भगा रहे हो और एकदम शार्प टर्न ले रहे, ऐसे टर्न ले रहे और तेजी से भाग रही गाड़ी, तो गाड़ी बाहर गिरने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बच्चों अपर लिमिट, कि गाड़ी को बचाने के लिए हम लोग अपर लिमिट, मतलब हमारी वेलोसिटी उतनी ही चाहिए। बट अगर आपकी गाड़ी बहुत स्लो चल रही और धीरे धीरे टर्न ले रही, तो उस कंडीशन में आप उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये निकालने के लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालने के लिए हमारे पास एक डेरिवेशन आता है जो 4 मार्क्स के लिए सेक्शन डी में पूछा जाता है, करेक्ट। तो लिख लेता हूं मैं, वो क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे कि सेक्शन डी में हम लोगों को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आता है ये सेकंड वाला, व्हाट इज द नीड ऑफ फॉर लोअर एंड अपर स्पीड बोला जाता है, प्रॉपर तरीका, प्रॉपर वर्ड जो इसमें चल रहा है वो क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर लोअर एंड अपर स्पीड लिमिट फॉर अ व्हीकल मूविंग ऑन अ बैंक रोड, ठीक है। इसमें कंसिडरिंग फ्रिक्शन होता है, इसमें फ्रिक्शन लगा होता है बेटा। ये 4 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स क्वेश्चन, और ये सेक्शन डी में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। पैटर्न वही है, पैटर्न तो वही है बॉस, मतलब बेसिकली हम क्या करेंगे, हम हमारे लिए वही है, ये
क्या कहते हैं, हमारा बैंक रोड है, ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया, ये हमारी व्हीकल है, ठीक है। अब इसके साथ अगर आप जोड़ दो तो आपका यहां पे क्या लग रहा है, इस व्हीकल का वेट लग रहा है नीचे, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है जो कि mg है, बोले अच्छा ओके। अगर यहां देखो तो इसके ऊपर क्या लग रहा है, mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, बाहर की ओर गिरे जैसा। इसका नॉर्मल लग रहा होगा, ये नॉर्मल है सर, ठीक है, तो ये n हो गया। अगर ये एंगल थीटा है, इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ठीक है, तो ये एक कंपोनेंट यहां भी बन जाएगा। तो अगर ये एंगल थीटा है बच्चों तो ये एंगल थीटा होगा, फिर ये एंगल थीटा होगा, तो इस कंपोनेंट का नाम हो गया n cos थीटा और इसका नाम हो गया n sin थीटा। बोले अच्छा हो गया सर, ठीक है। बट यहां पे क्या कंसीडर करना है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन तो रास्ते पे होगा, फ्रिक्शन किसके बीच में होता है, टायर, मतलब व्हीकल का टायर और उसका जो हमारा रोड होता है उसके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। अभी जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन यहां पे लगेगा, चलो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोला गया है यहां पे। अब स्टैटिक फ्रिक्शन ये लग गया तो इसके भी दो कंपोनेंट हो गए। अगर ये फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन है, ये वाली लाइन फ्रिक्शन है, तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएगा। एक कंपोनेंट कहां जाएगा, अगेन ये कंपोनेंट यहां पे भी जाएगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट यहां जाएगा। जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन यहां से जा रहा है, तो एंगल थीटा ये चल रहा है अल्टरनेटिंग एंगल के हिसाब से, अल्टरनेट एंगल के हिसाब से, तो इसका नाम हो जाएगा फ्रिक्शन का कंपोनेंट है तो एफएस कॉस थीटा बन जाएगा और इसका नाम बन जाएगा एफएस साइन थीटा। बोले पूरा आधा काम अगर ये जम गया बॉस, ये फ्री बॉडी डायग्राम जम गई, तो आपका पूरा आधा काम तो निपट गया, ठीक है, आपका ये पूरा काम तो निपट ही गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको इसे सॉल्व करने के लिए इसे बैलेंस करना पड़ेगा। चलो तो हम लोग इसे क्या करते हैं, बैलेंस, एक बार मैं देख लेता हूँ प्रॉपर तरीके से चल रहा है नहीं, हाँ ठीक है। तो अभी हम लोग इसे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या कर रहे हो, पहले लिख दो n cos थीटा, यहां से मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं, देयरफॉर n cos थीटा, ठीक है, और क्या हो रहा है, ये इधर चला गया, ये तो n cos थीटा इक्वल्स टू नीचे कौन जा रहा, mg प्लस fs साइन थीटा। बोले अच्छा ओके सर, तो n cos थीटा यहाँ पे ये बैलेंस हो गया, और कौन बैलेंस कर रहा है, तो देयरफॉर अच्छा इसको एक और पार्ट कर लेते हैं, n cos थीटा, ये fs को इधर ले लेते हैं तो माइनस fs साइन थीटा इक्वल्स टू mg हो जाएगा। बोले अच्छा ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं फिलहाल के लिए। फिर कौन किसको बैलेंस कर रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें सो देयरफॉर n sin थीटा प्लस fs cos थीटा, अगर आप चेक हो तो n sin थीटा प्लस fs cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mv²/r को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। यार लास्ट लेक्चर में ये कट गया था मेरा एक्चुअली, तो चेक कर लेता है, ठीक है, बराबर है, नहीं फिर से वही दिक्कत हो गई, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, मुझे लगा कि तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, फिर से बैलेंस यहाँ से कर देता हूँ मैं, तो ये कितना हो गया, देयरफॉर n sin थीटा प्लस fs cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mv² अपॉन r को बैलेंस कर रहा है, और यहाँ पे इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो देयरफॉर अब यहाँ पे इक्वेशन हमारा फर्स्ट और सेकंड बन गया। तो देखो बच्चों, साइन कॉस आ गया, अगर साइन कॉस फिर से आ गया तो आप लोगों को करना क्या होता है, आपको tan बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे, साइन को ऊपर रखेंगे, कॉस को नीचे रखेंगे, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन 2/1 वी गेट, ठीक है। सो देयरफॉर इक्वेशन 2 कौन सा है हमारे लिए, n sin थीटा प्लस fs cos थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r, ठीक है, डिवाइडेड बाय तो ये इक्वेशन 1 है, n cos थीटा माइनस fs साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg। बोलो बहुत बढ़िया, सो m से m कैंसिल हो गया बच्चों। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमने स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा हुआ है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में अगर आपको याद होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन fs की जो वैल्यू होती है वो होती है μsn, मतलब μs का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, और n तो आपको पता है नॉर्मल होता है। तो क्या मैं fs के जगह पे ये क्या लिख देंगे, n sin थीटा माइनस fs के जगह पे लिख देते हैं μsn cos थीटा अपॉन
एन कॉस थीटा की जगह पे क्या, ये तो जैसा का वैसा लिख देते हैं, एन कॉस थीटा माइनस एफ एस की जगह पे क्या लिख देते हैं अगेन, म्यू एस एन, और यहां पे क्या है हमारे लिए साइन थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। बोले अच्छा ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ना एक स्लाइड आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो एक इक्वेशन बनी हुई है, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हमें जो कैलकुलेशंस चाहिए, हमें जो डेरिवेशन चाहिए, उसमें हम डिवाइड above इक्वेशन बाय n cos थीटा कर देते हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हो, कट रहा है कुछ, ठीक है, एक लाइन हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो n cos थीटा से हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सो देयरफॉर हम लोग इसको लिख सकते हैं n sin थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस म्यू एस एन cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा अपॉन फिर से ये n cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। बोले अच्छा ओके, डन, दिख रहा है सब, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, अब यहां से कौन कौन कैंसिल हो रहा, जरा चेक करो, यहां से कौन कैंसिल हो रहा, तो अगर आप देखो तो n कैंसिल हो गया, cos कैंसिल हो गया, यहां पे ये n कैंसिल हो गया। मतलब अगर जब ये कैंसिल हो गया तो मैं यहां पे ये वाला पोर्शन मिटा देता हूं बच्चों, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो लगे तो, बहुत बढ़िया। तो ये मैं ये वाला पोर्शन मिटा देता हूं, यहां पे लिखते हैं। तो अब मुझे बताओ ये कैंसिल होने के बाद मेरे पास क्या बचा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या मिलेगा, देयरफॉर साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या मिला, tan थीटा। बोले अच्छा, माइनस यहां से क्या कैंसिल हो गया, cos, तो अपने पास क्या बचा, सिर्फ म्यू एस। ठीक है, उसके बाद अपॉन नीचे क्या बचा, n cos थीटा कैंसिल बन गया, मतलब 1 बन गया। ठीक है, अरे सॉरी, यहां पे ये प्लस होना चाहिए, ये प्लस है। ठीक है, इक्वेशन में अपना क्या है, n sin थीटा प्लस म्यू एस एन cos थीटा। ठीक है, प्लस होना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक बार चेक कर लो, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देख लो, हमारा जो इक्वेशन कौन सा था, सेकंड इक्वेशन कौन सा था, n sin थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, n sin थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, राइट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस यहां से n कैंसल, तो साइन बाय कॉस tan बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस म्यू एस एन tan थीटा। ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, तो अभी तो वी आर जी को इधर शिफ्ट कर देता है, तो हमें क्या मिलेगा, आर जी म्यू एस प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर हटा दो, ठीक है, तो ये अंडर रूट में टर्म चली जाएंगी, तो ये आपके लिए क्या आंसर मिला, दिस इज योर मैक्सिमम अपर स्पीड लिमिट। ठीक है, मैक्सिमम अपर स्पीड लिमिट। बट अगर यही डेरिवेशन में अगर आपको क्वेश्चन किया जाए कि मिनिमम स्पीड लिमिट आपको बताना है, लोअर स्पीड लिमिट अगर आपको बताना है, तो बस साइन को बदल दो। तो साइन को अगर बदल देंगे तो हमारा टर्म क्या बन जाएगी, हमारे लिए क्या बन जाएगा, आर जी यहां पे ऊपर क्या है, म्यू एस प्लस है तो माइनस tan थीटा अपॉन 1, नीचे माइनस है तो प्लस म्यू एस tan थीटा। बस इतना चेंज आपको करना है। ठीक है, और ये अंडर रूट में। ओके, तो ये था हमारे सेक्शन डी का 4 मार्क्स का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें भी थ्योरी लिखना आपको बहुत जरूरी है। हम लोग जल्द से जल्द एक सेकंड लेक्चर लेके आएंगे जिसके अंदर हम लोग कोनिकल पेंडुलम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और रोटेशनल डायनेमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट और 4 मार्क का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। तो इस सीरीज के अंदर हम लोग जब नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे तो उसमें हम लोग कोनिकल पेंडुलम, उसके साथ साथ हम वेल ऑफ डेथ भी पढ़ लेंगे, जो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए काफी है।